2 मार्क्स का यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का यूनिट हम लोग 4th स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4th जो है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताइए। तो क्वेश्चन है कि फैराडेज का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बताना है। तो फैराडे ने क्या किया था कि एक कॉइल लिया, इस कॉइल के को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद इसके पास में एक मैग्नेट को लेकर के गए। जब एक मैग्नेट के नॉर्थ को पास लेकर के जाए या मैग्नेट के नॉर्थ को दूर लेकर के जाए, दोनों केस में क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। इसके आधार पर हम लोग क्या बता सकते हैं, फैराडेज का लॉ पढ़ सकते हैं। फैराडेज का स्टेटमेंट क्या कहता है कि फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ में 2 स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मतलब व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज होगा, लिंक्ड विथ किसमें से, लिंक्ड विथ क्लोज सर्किट, ठीक है, विथ अ सर्किट और क्लोज सर्किट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और इसी इंड्यूस को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इसी ईएमएफ को क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक होता है जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट, मतलब चलता है या होता है कब तक, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, मतलब किस स्पीड से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ईएमएफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा -d∅/dt के। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला निकल जाता है -d∅/dt, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 लॉज हो गए मैक्सवेल के, फैराडे के। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में, इंडक्शन के बीच में डिफरेंस बताइए। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी किसी रीजन पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसी के 2 कॉन्सिक्वेंस होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 25। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि सेम कॉइल में इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेम कॉइल, ठीक है। इसमें 2 अलग अलग कॉइल नहीं होते हैं। इसमें क्या होगा, 2 कॉइल होंगे, इसलिए एक में फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ नियर बाय कॉइल, जो पास में रखा होगा उसमें होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉज्ड बाय चेंजिंग सेल्फ फ्लक्स, खुद के फ्लक्स चेंज होने पर प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय चेंजिंग
म्यूचुअल फ्लक्स मतलब किसी और कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कीजिए। किसको डिफाइन करना है? सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसके बारे में सोचना है हम लोग, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई कॉइल हो, इस कॉइल को किसी वेरिएबल सोर्स से कनेक्ट कर दें और करंट की वैल्यू को वेरी कराएं। तो जब करंट की वैल्यू वेरी करती है तो इसके अंदर मूव करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो भी चेंज होता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने के कारण इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है खुद से। इसमें कोई और कॉइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी के स्ट्रेंथ को अपोज करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस टाइप के ईएमएफ को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होगा। किसकी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल होगा। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करेगा? प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय विच इट अपोज, इसको अपोज करेगा एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ, एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ, क्या है स्ट्रेंथ किसका चेंज होगा? एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कोई भी करंट के चेंज स्ट्रेंथ को चेंज होने को अपोज करेगा। कैसे अपोज करता है? करंट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ, क्या कर लेगा अपने आप में? एक इंड्यूस कर लेगा ईएमएफ इन इट सेल्फ, ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, कॉइल की प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से क्या होता है? बाय विच इट अपोजेस, ये क्या करता है? अपोज करता है किसको? चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और कैसे कर सकता है इसको? बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट सेल्फ, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का अगला पूछा है कि एस की एसआई यूनिट क्या होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाती है? एसआई यूनिट होती है हेनरी। पहले भी देख चुके हैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी, किसकी एसआई यूनिट कितनी होती है? हेनरी। अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछें, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 a टू द पावर माइनस 2। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? राइट से ऐसा यूनिट, सेम क्वेश्चन है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस होता है वैसे म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉइल है ऐसा, इस कॉइल को मैं वेरिएबल सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इसी के बगल में हम लोग एक कॉइल और रख दिए जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इस वाले कॉइल पे करंट की इंटेंसिटी को चेंज किए, तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है। करंट इसमें चेंज कर रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे वाले में चेंज हो रहा है। अब वो ये वाला कॉइल क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो, इसको अपोज करने के लिए वो ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? इसी प्रॉपर्टी को क्या कह देंगे हम लोग? म्यूचुअल इंडक्शन कह देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन सेम डेफिनेशन होगा, प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय विच इट अपोज चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अनदर कॉइल, किसी और कॉइल में करंट के चेंज को वो अपोज करता है। वो कैसे कर सकता है? बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ, अपने आप में ईएमएफ इंड्यूस करके, ठीक, एकदम सेम डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज करना है बस, ठीक है, समझ में आया? तो ये भी क्या होगा? इट इज़, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स, 2 कॉइल्स होने चाहिए इसमें, ठीक है, बाय विच, जिसकी वजह से, बाय विच अ चेंज इन करंट, अ चेंज इन करंट, अगर करंट की वैल्यू क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, अ चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन द नेबरिंग कॉइल, मतलब बगल वाले जो कॉइल होगा उस पर नेबरिंग
कॉयल, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देंगे, म्यूचुअल इंडक्शन कह देते हैं, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन पूछा है 2 नंबर के हिसाब से। अगला जो 1 नंबर होगा इसका, उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का था वही म्यूचुअल इंडक्शन का एसआई यूनिट हो जाएगा, और इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इस हिसाब से, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी हेनरी। दोनों की यूनिट सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट टू डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताइए। तो हम लोग के पास करंट की बात करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट एक होगा और दूसरा होगा डायरेक्ट करंट डीसी। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसकी अगर बात करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू होता है और डायरेक्शन जो होता है दोनों सिंसियोडली चेंज हो रहा होता है, पीरियोडिकली चेंज हो, सिंपली लिख देते हैं इसको। तो क्या होगा, इससे करंट क्या होगा, इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हो, सिंसियोडली, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पीरियोडिकली चेंज हो रहे हो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, ठीक है। और डीसी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा रहे, सेम रहे। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। नेक्स्ट हो गया, इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ा सकते हैं, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसको ट्रांसफार्मर के साथ चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हो जाएगा कैन नॉट बी चेंज्ड बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, अल्टरनेटिंग करंट या डायरेक्ट करंट। तो आंसर हो जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, क्वेश्चन नंबर 29। एक्चुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसलिए ज़्यादा खतरनाक होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन को शॉक लगा है वो उसे विड्रॉ नहीं कर पाता। तो क्या लिखेंगे, AC इज़ मोस्ट डेंजरस, AC ज़्यादा खतरनाक होगा। कारण क्या लिखेंगे इसका, AC इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इट causes continuous muscular contraction. It causes continuous muscular contraction, और इस कंटिन्यूस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विड्रॉ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विड्रॉ, ठीक है। इस कारण से AC क्या हो जाएगा, DC के कंपेरिजन में ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एंड राइट्स रिलेशन बिटवीन RMS वेलोसिटी एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि RMS वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो RMS वैल्यू की अगर बात करेंगे, AC की बात करेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ऐसा करंट होता है, डेफिनेशन ऊपर हम बता चुके हैं। अल्टरनेटिंग ऐसा करंट होगा जिसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो I0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म पे हो, या I = I0 कॉस ओमेगा टी के फॉर्म पे हो। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो करंट होगा वो टाइम के साथ साइन या कॉस के टर्म पे पीरियोडिकली चेंज हो रहा हो, ठीक है। डेफिनेशन पहले बता चुके हैं कि जो भी पीरियोडिकली, जिसमें भी करंट की वैल्यू टाइम के साथ पीरियोडिकली चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है, उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। अब इस करंट की 2 वैल्यू होती है, IRMS एक होगा, और इसको हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, पीक वैल्यू, दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो IRMS का फॉर्मूला हो जाता है I0/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, RMS वैल्यू दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 एक न्यूमेरिकल है,
क्वेश्चन 31 में क्या दिया हुआ है कि IRMS दिया हुआ है, IRMS की वैल्यू कितनी दी हुई है, IRMS की वैल्यू दी हुई है √2 एम्पियर, और पूछा है कि I0 कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है I0 इज इक्वल टू IRMS इंटू √2, मतलब √2 इंटू √2 मतलब 2 एम्पियर, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया I0 की वैल्यू, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 2 √2, व्हाट इज RMS वैल्यू। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, IRMS की वैल्यू दी हुई है, सॉरी I0 की वैल्यू दी हुई है 2 √2 और IRMS की वैल्यू पूछा हुआ है। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, I0 अपॉन √2, डिवाइड कर देंगे तो 2 √2 को डिवाइड करना है √2 से, √2 कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 2 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है और पूछा है RMS वैल्यू निकाल के बताइए। क्वेश्चन 33, न्यूमेरिकल ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं, जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उस टाइप का सिंपल न्यूमेरिकल बनाना है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला दिया है 141 साइन 50 पाई टी। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है और VRMS पूछा है कितना होगा। तो VRMS का फॉर्मूला हो जाएगा I0 अपॉन √2, ये जो दिया हुआ है यही क्या होता है, ये होता है I0। तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 141 अपॉन √2, चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 141 अपॉन 1.41, √2 की वैल्यू होती है, कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 100 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है लेंस लॉ बताइए क्या होता है। तो लेंस लॉ जो होता है वो बताता है, लेंस लॉ बेसिकली ये बताता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, लेंस लॉ बताता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि द डायरेक्शन, मतलब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज, किसको अपोज करेगा, इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इज सच दैट इट ऑलवेज opposes the change in magnetic flux which produce it, जो उसको प्रोड्यूस किया था उसको अपोज ही करेगा हमेशा। ठीक है, अब क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बिल्कुल सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक टाइप की एनर्जी ही दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा कुछ नहीं कि एनर्जी अपने से क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट पूछा है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, पहले भी इनको समझा चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट जो था अपना यूनिट 4 भी करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यूनिट 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।